मैं पिछले 7 सालों से एम्बुलेंस चला रहा था। बीमार पेशेंट, एक्सीडेंट में घायल हुए लोग, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरतें, ऐसे कई सारे लोगों को मैं अपनी एम्बुलेंस में लेकर घुमा हूँ, यहाँ तक के लाशों को भी। यह मेरा काम था और यह काम करने में ना तो मुझे कोई झिझक थी और ना ही किसी प्रकार का डर। मैं अपने इस काम में इतना माहिर हो चुका था कि अक्सर इमरजेंसी के लिए मुझे ही बुलाया जाता था। किसी पेशेंट को मुंबई, पुणे या किसी बड़े शहर ले जाना हो तो अक्सर अस्पताल वाले मुझे ही अप्रोच करते थे, क्योंकि मुझे इस काम में काफ़ी अनुभव था और मैं बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी कम समय में पेशेंट को ले जाता था। मेरे पास जो एम्बुलेंस थी वो एक पुरानी कार थी। हालांकि वो पुरानी ज़रूर थी, लेकिन चलाने में वो एकदम नई जैसी थी, क्योंकि मैं समय समय पर उसका रखरखाव करता था। मैं अपने इस काम से काफ़ी खुश था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। यह बात मई महीने के आखिरी दिनों की थी। उस गर्मी वाले दिन शाम को अचानक न जाने कहीं से कई सारे बादल इकट्ठा हो गए और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश और हवा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि उसकी वजह से शहर के कई सारे इलाकों में पेड़ उखड़ गए थे, जिसकी वजह से पूरे शहर की लाइट चली गई थी। शाम को शुरू हुई बारिश काफ़ी देर तक चल रही थी। बीच बीच में वह कम होती तो बीच बीच में अचानक तेज हो जाती। वह सिर्फ बरस रही थी, रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसी बारिश की रात मुझे एक कॉल आया। शहर के बाहर एक नया कॉलोनी वाला इलाका था, जहाँ पर किसी बुजुर्ग आदमी की मौत हो चुकी थी और उसकी लाश को जिले के सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाना था। मैं अपनी एम्बुलेंस लेकर बताए पते पर पहुंच गया। शहर के बाहर वो कॉलोनी वाला एरिया था, जहाँ मकान एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे और सड़कें कच्ची थी। उस पूरे इलाके की लाइट गई हुई थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस कच्ची सड़क पर अंधेरे में पता ढूंढता हुआ मैं उस घर के सामने रुक गया। वहाँ कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। कुछ पुलिस वाले भी थे और लाइट नहीं होने की वजह से सब टॉर्च की रोशनी में ही काम कर रहे थे। वह एक काफ़ी पुराना मकान था, जिसके चारों ओर तार से बना कंपाउंड था। कंपाउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा घास और कचरा फैला हुआ था, जैसे उसका कोई रखरखाव ही ना किया जाता हो। आसपास कोई मकान नहीं था, सिर्फ दूर दूर तक खुली घास और कचरे वाली जगह थी। बारिश मूसलाधार तो नहीं थी, लेकिन तेज थी, इसलिए मैं एम्बुलेंस में ही बैठा रहा। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला मेरे पास आया और उसने बताया कि इस घर में एक बुजुर्ग आदमी अकेला रहता था और शायद से 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जब आसपास खेलने गए बच्चों को इसकी बदबू आई, तब कॉलोनी वालों ने पुलिस को बुलाया। अब उसे जिले के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। पुलिस की कागजी कार्रवाई और बयानबाजी करते करते काफ़ी देर हो गई थी। अब वो पुलिस थी, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। रात के तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी की लाश को मेरे गाड़ी के अंदर रख दिया। उस केस से जुड़े कुछ कागजात दिए ताकि उन्हें मैं सरकारी अस्पताल में दिखा सकूं। उस लाश के साथ और कोई नहीं था। उस आदमी का शायद से कोई रिश्तेदार भी नहीं आया था, इसलिए मैं अकेला ही उस लाश को लेकर वहाँ से निकल गया। शहर से जिले का अस्पताल उस 1.5 घंटे की दूरी पर था। हालांकि रात का समय था, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय लग सकता था या उससे भी कम। लेकिन बीच बीच में शुरू हो रही तेज़ बारिश की वजह से मुझे गाड़ी काफ़ी संभाल कर चलनी पड़ रही थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला पा रहा था। मुझे वहाँ से निकले हुए करीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं हाईवे पर लग चुका था। बारिश भी काफ़ी तेज़ शुरू हो चुकी थी, इतनी तेज़ कि हेडलाइट की रोशनी में भी 2 फीट के आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड इस कदर बढ़ गई थी कि गाड़ी के कांच पर ओस जमा हो रही थी, जिसे मैं बार बार कपड़े से पोंछता हुआ चल रहा था, जिस वजह से मेरे गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी कम हो चुकी थी और लगभग मुझे 1 घंटा हो चुका था
लेकिन अभी भी मैं जिले से काफ़ी दूर था। मैं ऐसे ही संभाल कर गाड़ी चला रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे गाड़ी रेस देने के बावजूद भी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज़ गाड़ी के अंदर हो। गाड़ी दबी दबी सी चलने लगी थी। गाड़ी के अंदर पेट्रोल फुल था और कुछ महीने पहले ही सर्विसिंग कराई थी, तो इतनी जल्दी उसमें खराबी आने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद इस तेज़ बारिश की वजह से गाड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई होगी। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि गाड़ी बीच में बंद ना पड़ जाए, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और बारिश भी तेज़ थी, तो किसी की मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मैं वैसे ही गाड़ी को संभाल कर चला रहा था कि एक और चीज़ मेरे ध्यान में आई। मुझे इस रास्ते से चलते हुए तकरीबन 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका था और अब तक मैं जिला तो क्या, जिले के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था। हाँ, बारिश की वजह से मेरी गाड़ी धीमी जरूर चल रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि 1.5 घंटे होने पर भी मैं वहां तक ना पहुंचूं। लेकिन मैंने आधा रास्ता तक पार नहीं किया था और मेरा शक तब और ज़्यादा बढ़ गया जब हाईवे पर बने कोल्ड स्टोरेज को मैंने दूसरी बार पार किया था। मुझे वह रास्ता मालूम था। कोल्ड स्टोरेज के बाद एक गांव लगता है, लेकिन वह गांव आया ही नहीं था। मैं थोड़ा परेशान हो गया और रास्ते को ध्यान से देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। बारिश की वजह से बाहर काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था, तो मुझे लग रहा था कि रास्ते को समझने में ही मुझसे कोई गलती हो रही होगी। लेकिन कुछ समय बाद ही मेरा गला एकदम से सूख गया और दिल की धड़कन तेज हो गई जब मैंने तीसरी बार उस कोल्ड स्टोरेज को पास होते हुए देखा। मुझे यह समझते हुए देर नहीं लगी कि मैं चकवे के अंदर फंस चुका हूँ। मैं भूत प्रेतों को मानता था और साथ ही इसके विषय में काफ़ी कुछ जानकारी भी थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे और पैर थरथरा रहे थे, क्योंकि आधी रात के समय में मैं अपनी एम्बुलेंस के अंदर अकेला था, वो भी एक लाश के साथ। लेकिन मैं अपने आप को होश में रखते हुए गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मैं एक बात जानता था, ना तो मुझे गाड़ी रोकनी है और ना ही मुझे गाड़ी से बाहर उतरना है। चकवे के अंदर फंसना काफ़ी भयावह हो सकता है, जिसमें जान जाने तक का खतरा होता है। मेरे पास इस चकवे को तोड़ने का एक ही इलाज था कि मैं गाड़ी को चलाता रहूं। इसलिए मैं काफ़ी संभाल कर गाड़ी चला रहा था। बीच बीच में साइड मिरर में देख रहा था कि कोई गाड़ी पीछे से तो नहीं आ रही, और ऐसे ही देखते देखते मेरा ध्यान ऊपर लगे आईने की ओर गया और तभी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पीठ पीछे जाली लगी हुई थी और वहाँ एक छोटी खिड़की थी जिससे पीछे की सीट की ओर देखा जा सकता था, जहाँ मैंने देखा कि पीछे रखे स्ट्रेचर पर से लाश गायब थी। मैं गाड़ी काफ़ी संभाल कर चला रहा था, इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो लाश नीचे फर्श पर गिर जाए। अब मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि एक तो मैं चकवे के अंदर फंस चुका था और दूसरी ओर गाड़ी के अंदर की लाश गायब थी। मेरा दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। हाथ इतने कांपने लगे कि स्टीयरिंग से मेरी पकड़ ढीली हो चुकी थी। मैं एक ऐसी गाड़ी के अंदर अकेला था कि जिसके अंदर की लाश गायब थी। अब मैं आगे की ओर देखते हुए गाड़ी चला रहा था। इससे और कुछ डरावना ना हो, मैं इस उम्मीद में जल्द से जल्द इस चकवे से बाहर निकलना चाहता था। मैं फिर से आईने के जरिए पीछे की ओर देखना नहीं चाहता था, लेकिन न जाने कैसे मेरी नज़र उस आईने की ओर पड़ी और एकदम से मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। उस छोटी सी खिड़की पर उस मरे हुए आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी अंदर तक धसी हुई आंखें थीं। आंखों की पुतलियाँ पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं। चेहरे की चमड़ी खोपड़ी से चिपकी हुई थी और उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। गाड़ी रोक दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उस लाश के मुंह से जब मैंने शब्द सुने
मेरा कलेजा मानो चीर सा गया। हाथ पैर पहले से भी ज़्यादा कांपने लगे। लेकिन मैं करता भी तो क्या। बस मुझे एक बात मालूम थी कि मुझे गाड़ी नहीं रोकनी थी। इसलिए कांपते हुए शरीर के साथ मैं गाड़ी चला रहा था। उसके बाद उस लाश ने उस खिड़की से हाथ डालते हुए मेरा कंधा पकड़ लिया। वह मेरा गला दबाने की कोशिश करने लगा और मैं जैसे तैसे गाड़ी को संभालते हुए चलाने लगा। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली क्योंकि वह लाश मुझे काफ़ी ज़ोर से यहाँ वहाँ धकेल रही थी। बारिश तेज़ थी। सामने की ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और गाड़ी के अंदर एक मुर्दा जिंदा हो चुका था। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब चौथी बार वो कोल्ड स्टोरेज गुजरा। मैं अभी भी चकवे के अंदर ही फंसा हुआ था। वहाँ से कैसे निकला जाए यह मुझे नहीं मालूम था। और तो और उस प्रेस से कैसे पीछा छुड़ाया जाए यह भी नहीं सूझ रहा था। गाड़ी और भी ज़्यादा खींचने लगी थी, जैसे वो बंद पड़ने की कगार पर हो। रास्ते पर कोई मदद मिलने की संभावना भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उस प्रेत ने दूसरा हाथ अंदर डालते हुए मेरा गला दबाने की कोशिश की। मुझे अपनी जान बचाने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे मेरे परिवार की याद आने लगी। अपने काम के चक्कर में मैं उनसे अच्छे से मिल भी नहीं पाया था और शायद अब मिल भी नहीं पाऊंगा। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरा ध्यान गया और मैंने तेज़ी से स्टीयरिंग बाई ओर की। मेरी गाड़ी एक नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी और वह प्रेत मुझे दाईं ओर ढकेल रहा था ताकि वहाँ बनी 1 फीट की रेलिंग तोड़कर मेरी गाड़ी नीचे नदी में जा गिरी। लेकिन अचानक होश आने की वजह से मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग बाई ओर की, जिसकी वजह से मेरी एम्बुलेंस उस रेलिंग की दीवार से घसीटते हुए आगे जाने लगी। 100 फीट की ऊंचाई से मुझे नदी का तल अपनी मौत का बिस्तर दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे मरना नहीं था, इसलिए मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था। उस प्रेत के नाखून मेरे गले के अंदर धंस रहे थे। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैं स्टीयरिंग से अपना हाथ नहीं हटा सकता था क्योंकि मेरी ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ वो 1 फीट की पतली सी रेलिंग थी। पूरा पुल पार होने तक वह प्रेत मुझे दाईं ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा था और मैंने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को बाईं ओर रखा। जैसे तैसे पुल पार हो गया और मेरी जान में जान आ गई और मैं ये भी समझ गया कि अब चकवा टूट चुका था। अब मैं जानता था कि आगे गांव है और वही हाईवे पर दुर्गा माता का मंदिर है। अब मुझे कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना ही था। इसलिए मैंने एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगाया और गाड़ी को खींचते हुए दौड़ाने लगा। तेज बारिश के अंदर मुझे उस मंदिर का भगवा झंडा दिखाई दिया। मैंने तेज़ी से गाड़ी उस ओर की और जाकर सीधा मंदिर की सीढ़ियों पर ठोक दी। एक क्षण की भी देरी किए बगैर मैं गाड़ी से बाहर उतरा और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ मंदिर के अंदर जा पहुंचा। मंदिर का लोहे की जाली वाला दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। मैं अंदर जा पहुंचा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मंदिर के अंदर एक दिया जल रहा था जिसकी रोशनी माँ दुर्गा के चेहरे पर पड़ रही थी। अंदर बाहर के मुकाबले गर्मी थी और रोशनी भी। मैं वही माँ के चरणों के पास जाकर बैठ गया और बाहर मेरी गाड़ी की ओर देखने लगा। मैं जानता था कि वह मुर्दा अब यहाँ तक नहीं आएगा। अब मैं बच चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं उसकी ओर से नज़रें नहीं हटाना चाहता था। मैं काफ़ी देर तक अपनी गाड़ी की ओर ही देखता रहा, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ शांत था, बस हेडलाइट की रोशनी चमक रही थी। मैंने काफ़ी देर तक वहाँ से नज़रें नहीं हटाई और कुछ देर बाद मुझे नींद लग गई। कुछ समय बाद लोगों की आवाज़ों की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि सवेरा हो चुका था और बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोग अंदर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और कल रात को यहाँ क्या हुआ था। उन्हें लग रहा था कि बारिश की वजह से मैंने गलती से मंदिर को गाड़ी ठोक दी थी। लेकिन कल रात घटी पूरी घटना जब मैंने उन्हें बताई तब उस एम्बुलेंस के पास खड़े सारे लोग तितर बितर हो गए। अच्छी बात यह थी
कि उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि वह शहर के नहीं बल्कि गांव खेड़े के लोग थे। गांव में से कुछ लोग आए। उन्होंने मुझे ले जाने के लिए एक गाड़ी मंगवाई। जब मैं उनकी गाड़ी के अंदर बैठ रहा था तो मैंने देखा कि एम्बुलेंस के अंदर वो लाश स्ट्रेचर पर ही थी। फिर मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। वो मुझे पहले तांत्रिक के पास ले गए। उसने कुछ मंत्र पढ़ते हुए मेरे कान फूके और उसके बाद उन लोगों ने मुझे अपने घर पर छोड़ दिया। जो लाश मेरे एम्बुलेंस में थी वो आदमी कौन था, वो कैसे मरा था, वो जिंदा कैसे हो गया, मेरे बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए कौन ले गया, क्या उसे भी ऐसा ही अनुभव आया? इन सवालों के जवाब मैंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की और एम्बुलेंस चलाने का काम भी छोड़ दिया। अब मेरे आंगन में धूल से सनी हुई वो गाड़ी खड़ी रहती है और हर रोज़ उस डरावने अनुभव की याद दिलाती है।